the respective oxide, that is carbon dioxide. Now this equation representing standard enthalpy change of combustion of carbon. But there is an interesting point in this case, and we have some question in the past paper. This equation also represents one more thing, because you see here 1 mole of carbon is burned and 1 mole of carbon dioxide is formed with its constituent element. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है ये कंबशन ऑफ कार्बन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। कंबशन ऑफ कार्बन को और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सवाल पेपर में आता है, एएस में भी आता है कि why enthalpy change of combustion of carbon is equal to enthalpy change of formation of carbon dioxide। ये दोनों वैल्यूज सेम क्यों होंगी? तो इसका आंसर ये है बिकॉज 1 mole of carbon burns to form 1 mole of carbon dioxide with its constituent elements. That's why combustion of carbon and formation of carbon dioxide are equal, having same magnitude. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कोई भी एलिमेंट जब बर्न होता है, कोई भी एलिमेंट जब बर्न होता है और वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग सल्फर सॉलिड और सल्फर सॉलिड को हम बर्न कर रहे हैं इन एन एक्सेस ऑफ एयर और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 1, it represents combustion of sulfur, as well as this equation represents formation of respective oxide, that is sulfur dioxide। तो ये इक्वेशन कंबशन भी है और ये इक्वेशन फॉर्मेशन भी है। यानी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार रिक्वायर्ड डेटा फॉर्मेशन का होता है, वो देता कंबशन है। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई भी एलिमेंट जब बर्न होता है टू फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, तो वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड होता है और कंबशन ऑफ एलिमेंट होता है। दोनों की इक्वेशन सेम होती है, दोनों की वैल्यूज सेम होती है। तो कंबशन ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। इसलिए हमेशा ये दोनों इक्वेशन सेम होती हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। होपफुली आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई हो। जहां बेटा क्वेश्चन हो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा और क्वेश्चन पूछ दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है क्लास को जितना इंटरैक्टिव बना सकते हैं कोशिश करें कि वो क्लास इंटरैक्टिव हो ताकि आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो। इसमें हम कोई नया काम नहीं कर रहे, मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ वो रिवीजन करवा रहा हूं जो हमें रिक्वायर्ड होगी फॉर द A2's कॉन्सेप्ट। ये मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पर, और इस इक्वेशन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो ऑब्जर्वेशन जो इक्वेशन है वो ये है। और सपोज हम इस रिएक्शन का डेल्टा H0 लिखते हैं, it is minus 4500 किलोजूल। सपोज ये गिव। पहला काम, पहली बात मुझे ये बताइए कि is this equation represents standard enthalpy change of combustion? तमाम लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट करती है?
No, sir. No. Reason? Because there is not 1 mole of the constituents in the reactant side. Yes, there is no 1 mole of compound which is burning here. The problem of this equation is combustion. Definitely it is combustion. But this equation is not representing standard enthalpy change of combustion, because for standard enthalpy change of combustion, we need to have 1 mole of substance जो burn हो रहा है. So in this equation here we have 2 mole. इसका मतलब है कि ये equation combustion को represent कर रही है, but not standard enthalpy change of combustion. Now, in order to convert this equation into standard enthalpy change of combustion, what can we do? We simply divide whole equation by 2. जब आप इस equation को 2 से divide करेंगे, तो अब आप देखिए 2 से divide करने पर it will become C2H6 gaseous, 7/2 oxygen gaseous, 4 carbon dioxide की जगह 2 carbon dioxide gaseous, 6 H2O की जगह 3 H2O liquid. Now this equation is converted into standard enthalpy change of combustion. Combustion की equation दोनों हैं, लेकिन standard enthalpy change of combustion में जो भी substance आप burn करेंगे उसका 1 mole होना जरूरी है. And the next important thing, whatever you have done with the equation, you should do with the value also. Because sometime examiner इस तरह की equation देके कहता है कि you have to calculate standard enthalpy change of combustion. अब देखें जब 2 मोल बर्न हो रहे हैं तो वैल्यू -4500 है. तो अब अगर आपने इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है तो इसकी वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. और जब आप वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, now it become standard enthalpy change of combustion of ethane, and the value become -2250 kilojoule per mole, and this equation and value representing standard enthalpy change of combustion. Hopefully आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये दोनों इक्वेशन कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, बिकॉज उसमें जो है वो 1 मोल इन्वॉल्व नहीं हो रहा था. जो सब्सटेंस बर्न हो रहा था उसके 2 मोल बर्न हो रहे थे. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, वी शुड डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2. तो जब आप इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उसकी वैल्यू भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी. Whatever you apply, whatever you do with the equation, that is also done with the your value of delta H को साथ ही वही करेंगे. If you multiply by something, तो आप उसकी delta H की वैल्यू भी something करेंगे. जी हमजा खान, please unmute and ask your question. Okay, so this is about standard enthalpy change of combustion. Now the next will be standard. Whatever the question you have, please raise your hand or you can message me. Standard enthalpy change of neutralization. Now for standard enthalpy change of neutralization, यहां पर जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगेन neutralization is an exothermic process. Neutralization is an exothermic process. और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट
अगेन इवॉल्व होता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है when 1 mole of water 1 mole of water forms 1 mole of water बनना चाहिए, और कैसे बनना चाहिए? by the combination of H positive and OH negative ion from an acid and alkali under standard condition. Under standard conditions. So amount of heat produced when 1 mole of water forms by the combination of H positive and OH negative ion from an acid or from an acid and alkali under standard condition is called standard enthalpy change of neutralization. यानी standard enthalpy change of neutralization में हमेशा एक ही equation लिखी जाती है, वो ये है कि when H positive reacts with OH negative to form 1 mole of water. Now this equation represents a standard enthalpy change of neutralization. 1 mole of water बनना जरूरी है, और 1 mole of water बनने के लिए भी क्या चीज जरूरी है? H positive और OH negative ion from an acid and alkali. तो इस तरह जब भी 1 mole of water बनेगा तो जो भी enthalpy change आएगा उसको हम standard enthalpy change of neutralization कहते हैं. अच्छा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ये पेपर 5 में इस पर बेस पूरा क्वेश्चन बन जाता है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑलमोस्ट सेम, मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ enthalpy change of neutralization magnitude of enthalpy change of neutralization जो है almost same when a strong acid reacts with strong base. यानी ये बात समझ लीजिए कि फार्मूला आप स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से लेते हैं? HNO3 होता है, HCl होता है और H2SO4 होता है. नॉर्मली ये 3 एसिड्स हम स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर करते हैं. तो अगर आप HNO3 को रिएक्ट करवाएं NaOH के साथ, HCl को रिएक्ट करवाएं NaOH के साथ, या H2SO4 को रिएक्ट करवाएं NaOH के साथ, enthalpy change of neutralization की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम. So the enthalpy change of neutralization does not depend upon formula of acid or alkali used. It depends upon nature of acid or alkali used. Now it is maximum, the magnitude is maximum for strong acid versus strong base. यानी फर्ज करें कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो ऑलमोस्ट -58 किलो जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू जनरली. इट्स मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में डेसिमल में फर्क हो सकता है, बट ऑलमोस्ट, इसीलिए मैंने एग्जैक्टली सेम नहीं लिखा, मैंने लिखा ऑलमोस्ट सेम वैल्यू. बट if one of the acid or base
become weak. अगर इन दोनों में से कोई आप एक वीक ले लें तो वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी मैग्नीट्यूड is reduced slightly. अगर इन दोनों में से कोई एक वीक है तो वीक के साथ मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे -52 हो गया, -53 हो गया. It should be less than the strong one. If one of the acid or alkali become weak, then magnitude is slightly reduced. मैं magnitude की बात कर रहा हूं, ठीक है ना. साइन तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. एंड it is lowest for weak acid and weak base. If both are weak, then the magnitude will be lowest. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे आपने एएस में पढ़ा हुआ है, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका स्नैपशॉट ले लीजिए. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम A2 सिलेबस. ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है एंड इट इज मैक्सिमम. लेकिन अगर कोई भी एक एसिड या बेस वीक हो जाए तो ये मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाता है. एंड इफ बोथ आर वीक, एसिड एंड बेस, देन द मैग्नीट्यूड विल बी इट्स लोएस्ट. तो ये जो है वो आइडिया है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा प्लीज आस्क. देखिए, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन मैं ये एक्सपेक्ट आपसे करूंगा कि रिड्यूस क्यों होता है. बिल्कुल सही बात है, रिड्यूस इसलिए होता है बेटा मैग्नीट्यूड कि जो एसिड वीक या स्ट्रॉन्ग वीक होता है या बेस वीक होता है, तो बेसिकली वीक का मतलब होता क्या है. वीक वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. इसका मतलब ये है कि वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, सम ऑफ द एनर्जी में यूटिलाइज टू डिसोसिएट दैट वीक एसिड और वीक बेस. यानी एनर्जी रिलीज तो उतनी होनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है वीक एसिड और वीक बेस के केस में कि वो जो एनर्जी टोटल रिलीज होती है उसमें से कुछ एनर्जी जाया हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है इन ऑर्डर टू डिसोसिएट वीक एसिड और वीक बेस. इसकी वजह से ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो हमें ऑब्टेन होता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, उसका मैग्नीट्यूड कम होता है बिकॉज सम ऑफ द अमाउंट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ दैट वीक एसिड और वीक बेस. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. और वो स्टूडेंट भी जिनके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये वैल्यू कम क्यों होती है, कहाँ चली जाती है, जाया कहाँ हो जाती है, तो उनको आंसर मिल गया होगा कि वो एनर्जी जो एनर्जी जो है एनर्जी आपको मिलनी चाहिए थी वो एनर्जी नहीं मिलती. ठीक है. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा प्लीज आस्क. बेटा अभी तक देखें स्टूडेंट्स जो है वो एंटर हो रहे हैं. काइंडली मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखें हम ऑनलाइन हैं, हम आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बेटा आप प्लीज इसको जो है वो टाइमली ज्वाइन करें. सर ये ऑलमोस्ट जी बोलिए बेटा. सेम वाली
बेटा आपकी आवाज कट रही है, आप जो है मेरा ख्याल आपका इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। काइंडली आप मुझे जो है मैसेज कर दें अगर आपको कोई प्रॉब्लम। स्टेटमेंट लिखी हुई है वो समझा दें। दोबारा बोले। मैसेज में अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो प्लीज अब मैसेज कर दें। ऑलमोस्ट सेम वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपका एसिड HCl है जो कि स्ट्रांग है और बेस NaOH है जो कि स्ट्रांग है अगेन, तो अगर वैल्यू -58 है तो अब अगर आप HCl की जगह HNO3 यूज करेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे NaOH से, तब भी वैल्यू तकरीबन -58 रहेगी विद सम स्मॉल डिफरेंस, लेकिन नियरेस्ट टू -58 रहेगी। ये मेरा मतलब है कहने का। होपफुली बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, जैसे अगर आप HCl और NaOH को रिएक्ट करवा रहे हैं तो जो वैल्यू ऑब्टेन होगी आपको वही वैल्यू ऑब्टेन होगी अगर आप HCl को KOH से रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग। तो अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उनकी जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है बेटा, गुड। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करें। जो चीजें आपने ये मिस की हैं वो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप A2 में मिस करें। ओके जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। अब जो मैं अगली आपको 3 डेफिनेशंस करवाऊंगा वो आमतौर पर AS के स्टूडेंट इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लेते, बट A2 में ये तीनों डेफिनेशन बहुत सीरियसली लेनी है बिकॉज ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा यूज होंगी। ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन है, इट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एटोमाइजेशन is always an endothermic process. Standard enthalpy change of atomization is always an endothermic process. और atomization by definition क्या होता है कि when 1 mole of gaseous 1 mole of gaseous atom forms with its constituent element, respective element, constituent element in its standard state. In its standard state under standard condition. One mole of gaseous atom forms with its constituent element in its standard state under standard condition. For example, sodium is an element and sodium is solid at room temperature. Now, if you want to produce 1 mole of gaseous atom, इस कन्वर्जन के लिए जो आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस एटम. 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किससे?
उसके अपने जी मुस्तसिम रिजी या मोतशम, सॉरी, सर गलती से हैंड रेज हो गया। ओके, सो ये होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ जी बोले। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं, like chlorine. Chlorine is a diatomic molecule at room temperature, and if you want to produce 1 mole of chlorine gaseous atom, now this equation represents standard enthalpy change of atomization. But problem kya hai ki this equation is not balanced. Now in order to balance this equation, you will take half here. So half mole of chlorine gas is dissociated to produce 1 mole of chlorine gaseous atom. Now this equation also represents atomization, but this time it is atomization of chlorine. देखें, एटोमाइजेशन की इक्वेशन में एक सिंपल बात ये याद रखनी है कि प्रोडक्ट साइड पर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम होना चाहिए और रिएक्टेंट साइड पर हमेशा रिस्पेक्टिव एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे क्लोरीन का रिस्पेक्टिव स्टेट जो है आपको पता है गैसियस है, रिस्पेक्टिव स्टेट जो है वो गैसियस है, लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने Cl2 गैसियस लिखा है। लेकिन अगर मैं यही इक्वेशन ब्रोमीन के लिए लिखूंगा तो अब आप देखिए, ब्रोमीन के लिए Br2 रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन इज अ लिक्विड। तो रिएक्टेंट साइड पर आपको हमेशा एलिमेंट लिखना है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में। एंड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन gaseous atom is formed, but again equation is not balanced, तो हम यहाँ पर half लिखेंगे। Now this equation represents atomization of bromine. इक्वेशन एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन को रिप्रेजेंट कर। एक और एग्जांपल दे देता हूं, आपको याद होगा सल्फर, एएस में आपने पढ़ा है कि सल्फर जो होता है वो सॉलिड होता है और ये एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ S8 मॉलिक्यूल। नाउ इफ यू वांट टू राइट एन इक्वेशन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सल्फर, तो सल्फर के एटोमाइजेशन के लिए हमने सल्फर को लिया 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म होना चाहिए, बट द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वी विल टेक 1/8 हियर। नाउ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एटोमाइजेशन ऑफ सल्फर। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1 मोल ऑफ गैसियस एटम होना चाहिए प्रोडक्ट साइड पर ओनली, विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पर उसका अपना एलिमेंट होना चाहिए, और उसका जो भी रूम टेम्परेचर पर स्टेट है वो स्टेट होना चाहिए, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, और जो उसका फार्मूला है, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक होना चाहिए। फॉस्फोरस है, आपको याद होगा फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ P4 मॉलिक्यूल, तो अब अगर आप फॉस्फोरस का एटोमाइजेशन लिखना चाहते हैं तो आप P4 लिखेंगे, और P4 विल कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस गैसियस एटम, और वहां पर भी फिर आपको इक्वेशन बैलेंसिंग रिक्वायर्ड, राइट बेटा?
you have any question, then please ask. ये स्क्रीन ऊपर ही है बेटा, कंप्लीट शेयर नहीं हो रही, तो आप या तो आप मोबाइल यूज कर रहे होंगे। ये स्क्रीन ऊपर ही है, फुल स्क्रीन का डिस्प्ले है ये। ओके बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? एटोमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे इसको आपको इस्तेमाल करना है। ओके जी, नाउ the next definition, again it is from your AS syllabus. It is standard enthalpy change of hydration. Now before I will explain standard enthalpy change of hydration, we should understand the term hydration here.